यह कहानी ऐसे प्रोफेशनल चोरों की है जो दुनिया की किसी भी जगह से चोरी कर सकते थे, लेकिन इस बार उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनका निशाना था एक खतरनाक गैंगस्टर के घर से $35 मिलियन का सोना चुराना। अब सवाल यह था कि क्या वो इस नामुमकिन लगने वाली चोरी को अंजाम दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम जॉन होता है। जॉन एक बेहद शातिर चोर है जो दुनिया की लगभग किसी भी तिजोरी को खोल सकता है। वह अभी अभी जेल से बाहर निकला होता है। उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम स्टेला है, जिससे वह बेहद प्यार करता है और स्टेला भी अपने पिता से उतना ही प्यार करती है। इसके बाद हमें जॉन की पूरी टीम दिखाई जाती है। सबसे पहले है चार्ली, जो इस टीम का सबसे तेज दिमाग वाला चोर है। दूसरा है नेपस्टर, जो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है और किसी भी बिल्डिंग को स्कैन करके उसकी पूरी जानकारी निकाल सकता है। तीसरा है हैंडसम रॉब, जो एक एक्सपर्ट कार ड्राइवर है। चौथा है लेफ्ट ईयर, जो धमाकों का एक्सपर्ट माना जाता है। और पांचवा है स्टीव, जो इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड है और उसी के नेतृत्व में यह मिशन पूरा होने वाला है। जिस घर को निशाना बनाया गया था वह समुद्र के किनारे बना हुआ होता है। स्टीव चुपके से उस घर के फर्स्ट फ्लोर में घुस जाता है, जबकि दूसरी तरफ जॉन, चार्ली और बाकी लोग बोट के जरिए घर के नीचे बनी एक टनल में पहुंच जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद स्टीव पूछता है कि एक्सप्लोसिव कहां लगाना है। नैपस्टर तुरंत बिल्डिंग को स्कैन करता है और स्टीव को कुछ मेजरमेंट्स लेने के लिए कहता है। स्टीव ऊपर रखी तिजोरी की पोजीशन के हिसाब से एक खास डिवाइस से नाप लेता है और वहीं लिक्विड एक्सप्लोसिव लगा देता है। उसी समय नीचे टनल में मौजूद लेफ्ट ईयर भी डिवाइस से सही जगह नाप कर लिक्विड एक्सप्लोसिव फिट कर देता है। कुछ ही पल बाद जोरदार धमाका होता है और तिजोरी सीधे नीचे टनल में आ गिरती है। हैंडसम, रॉब और नेपस्टर तुरंत तिजोरी को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। गैंगस्टर के आदमी उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा शुरू कर देते हैं, लेकिन असल खेल कुछ और ही होता है। वह बोट सिर्फ गैंगस्टर्स को गुमराह करने के लिए होती है। असली तिजोरी तो पानी के नीचे मौजूद होती है, जहां जॉन और चार्ली उसे खोलने में जुटे होते हैं। इसी बीच नापस्टर चार्ली को खबर देता है कि पुलिस उनकी तरफ बढ़ रही है। अब जॉन और चार्ली के पास तिजोरी खोलने और सोना निकालने के लिए सिर्फ 7 मिनट का समय बचा होता है। उधर हैंडसम रॉब अपने शानदार ड्राइविंग स्किल्स और चालाकी से गैंगस्टर्स को उलझा कर रखता है। समय तेजी से बीत रहा होता है, लेकिन आखिरकार जॉन और चार्ली तिजोरी खोलने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर रखी गोल्ड बार्स को निकालकर वे एक अंडर वाटर बोट पर लाद देते हैं और फिर समुद्र के भीतर ही भीतर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हैंडसम रॉब भी अपने पीछा करने वालों को पूरी तरह चकमा देकर सुरक्षित निकल जाता है और इस तरह उनकी यह खतरनाक चोरी सफल होती हुई नजर आती है। मिशन पूरा होने के बाद वे जश्न मनाते हुए अपनी वैन में लौट रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। जैसे ही उनकी वैन एक ब्रिज पर पहुंचती है, दोनों तरफ से आकर उन्हें घेर लिया जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, स्टीव अचानक अपनी गन निकालकर हैंडसम रॉब पर तान देता है। उसी समय स्टीव के आदमी वैन से सारा सोना निकाल लेते हैं। जॉन जैसे ही गाड़ी से उतरने की कोशिश करता है, स्टीव उसे रोक देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के गोली मार देता है। हैंडसम रॉब एक पल भी गंवाए बिना एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा देता है और वैन सीधे ब्रिज से नीचे नदी में जा गिरती है। ऊपर खड़ा स्टीव लगातार उन पर गोलियां चलाता रहता है, लेकिन किस्मत से वैन के अंदर एक ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद होता है। सभी बारी बारी से उससे सांस लेते हैं और पानी के अंदर छिपे रहते हैं। स्टीव को यकीन हो जाता है कि सब मर चुके हैं, इसलिए वह सोना लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चार्ली जॉन की बॉडी को पकड़कर बैठा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वह जॉन को अपने पिता की तरह मानता था। 1 साल बीत जाता है। अब कहानी हमें जॉन की बेटी स्टेला के पास ले जाती है। स्टेला अपने पिता की तरह तिजोरियां खोलने में माहिर बन चुकी होती है और पुलिस के लिए काम करती है। एक मुश्किल सेफ खोलने के बाद वह अपनी शॉप पर वापस लौटी है। वहां उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि चार्ली नाम का एक आदमी उससे मिलने आया है। ये सुनते ही स्टेला अंदर जाती है। चार्ली को देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। चार्ली शांत स्वर में जवाब देता है, स्टीव मिल गया है। वह लॉस एंजलिस में है और एक ऐसी तिजोरी खरीद रहा है जिसे मेरे लोग भी नहीं खोल सके। स्टेला हैरानी से उसे देखती है और पूछती है, मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? चार्ली कहता है, क्योंकि उसे खोलने वाली सिर्फ तुम हो। लेकिन स्टेला तुरंत मना कर देती है। चार्ली और कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। उस रात स्टेला अपने पिता को याद करती है। उसे वह दिन याद आता है जब स्टीव ने जॉन को धोखा देकर मार डाला था। आखिरकार उसके अंदर बदले की आग फिर से भड़क उठती है। वह चार्ली को फोन करती है और कहती है कि वह स्टीव को बर्बाद करने में उनकी मदद करेगी। इसके बाद पूरी टीम दोबारा एक साथ योजना बनाती है। चार्ली कहता है कि सबसे पहले उन्हें स्टीव के घर का ब्लूप्रिंट चाहिए। नैपस्टर बताता है कि वह उसके सेलफोन को टैप कर सकता है। फिर चार्ली स्टेला से पूछता है कि सेफ खोलने में उसे कितना समय लगेगा। स्टेला आत्मविश्वास से जवाब देती है, सिर्फ 5 मिनट। चार्ली मुस्कुराता
आता है और कहता है, सेफ खोलना आसान हिस्सा है, असली मुश्किल तो सोना लेकर वहां से निकलना है। समस्या एक नहीं कई थी। सबसे बड़ी चुनौती थी लॉस एंजल्स की भारी ट्रैफिक, जहां चोरी के बाद आसानी से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। दूसरी चुनौती थी स्टीव का सिक्योरिटी सिस्टम, जिसे आज तक कोई हैक नहीं कर पाया था। तीसरी चुनौती उस मजबूत गेट की थी जिसे लेफ्ट ईयर के मुताबिक तोड़ना असंभव था। उसका कहना था कि उस पर नाइट्रोमैन पेंट लगाना पड़ेगा, तभी रास्ता खुलेगा। इसके अलावा एक सिक्योरिटी गार्ड भी था और सबसे बड़ी मुसीबत थी स्टीव के 2 खतरनाक बुलडॉग्स, जिनसे लेफ्ट ईयर को बेतहाशा डर लगता था। लेकिन इन सब से पहले उन्हें घर का अंदरूनी नक्शा चाहिए था। चार्ली और नेपस्टर दूर बैठकर स्टीव की निगरानी कर रहे होते हैं। तभी चार्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है कि घर की टीवी केबल काट देते हैं ताकि उसे ठीक करने के बहाने कोई अंदर जा सके। चार्ली स्टेला के पास जाता है और उसे पूरी बात समझाता है। वह कहता है कि स्टीव हम सबको पहचानता है, इसलिए यह काम सिर्फ वही कर सकती है। काफी सोचने के बाद स्टेला तैयार हो जाती है। अब उन्हें केबल कंपनी की वैन और यूनिफॉर्म चाहिए होती है। यह काम हैंडसम रॉब और नैपस्टर को दिया जाता है। हैंडसम रॉब अपनी पुरानी आदत के मुताबिक केबल कंपनी में काम करने वाली एक महिला से दोस्ती कर लेता है और उसके साथ रात बिताता है। अगली सुबह चुपके से उसकी वैन की चाबी ट्रेस कर लेता है। जाते जाते वह उसकी यूनिफॉर्म भी साथ ले आता है। अब मिशन शुरू हो चुका था। लेफ्ट ईयर चुपके से स्टीव के घर की केबल काट देता है। थोड़ी देर बाद स्टीव जब टीवी और बाकी डिवाइसेस चलाने की कोशिश करता है तो कुछ भी काम नहीं करता। वह तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करता है और समस्या ठीक करवाने को कहता है। सिक्योरिटी गार्ड केबल कंपनी को फोन करता है, जबकि दूसरी तरफ वैन में बैठे चार्ली और बाकी लोग उनकी कॉल टैप करके सब सुन रहे होते हैं। स्टेला पूरी तैयारी के साथ निकलती है। चार्ली उसकी शर्ट पर एक हिडन कैमरा लगा देता है ताकि घर के अंदर का पूरा नक्शा रिकॉर्ड किया जा सके। स्टेला वैन लेकर स्टीव के घर पहुंचती है। सिक्योरिटी गार्ड उसकी आईडी चेक करता है और कुछ पल के लिए उस पर शक भी करता है, लेकिन आखिरकार उसे अंदर जाने देता है। जैसे ही स्टेला घर के अंदर पहुंचती है, दोनों बुलडॉग्स उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर स्टीव बाहर आता है। वह कुत्तों को शांत कराता है और स्टेला को अपने साथ अंदर ले जाता है। रास्ते भर वह अपने घर की शान दिखाता रहता है और स्टेला को प्रभावित करने की कोशिश करता है। स्टेला बहाना बनाकर कहती है कि उसे केबल मॉडेम चेक करना होगा। जैसे ही स्टीव का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, वह चुपके से एक दरवाजा खोल देती है। उसी कमरे में वह तिजोरी रखी होती है जिसकी तलाश पूरी टीम को थी, लेकिन तभी स्टीव उसे देख लेता है और तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे केबल मॉडेम तो वहां है। बाहर वैन में बैठे चार्ली और बाकी लोग हिडन कैमरा की मदद से सब कुछ देख रहे होते हैं। अब उन्हें पता चल चुका था कि तिजोरी कहाँ रखी है, इसलिए चार्ली तुरंत स्टेला को संकेत देता है कि अब काम पूरा हो चुका है। स्टेला वापस जाकर कहती है कि उसने सिस्टम रीसेट कर दिया है। स्टीव टीवी चालू करता है और इस बार सब कुछ सही चलने लगता है, लेकिन स्टीव का ध्यान केबल से ज्यादा स्टेला पर होता है। वह लगातार उससे बातें करता रहता है और आखिरकार उसे डेट पर चलने का प्रस्ताव दे देता है। स्टेला मजबूरी में मुस्कुराकर हामी भर देती है और वहां से निकल आती है। बाद में चार्ली उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? स्टेला थोड़ी घबराई हुई होती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तब चार्ली मुस्कुराकर कहता है, जिस दिन स्टीव तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा उसी दिन हम उसका सब कुछ लेकर गायब हो जाएंगे। अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी हॉल में रखे सोने को बाहर निकालकर कार्स में लादना और फिर वहां से सुरक्षित निकल जाना। इसके लिए उन्हें 3 खास कार्स की जरूरत थी। हैंडसम रॉब एक ऐसे मैकेनिक को बुलाता है जो कार्स को मॉडिफाई करने में माहिर होता है। चार्ली उससे कहता है कि हर कार कम से कम 1200 किलोग्राम वजन उठा सके, लेकिन उसकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। मैकेनिक कुछ देर सोचता है और फिर पूछता है, काम तो हो जाएगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? चार्ली बिना देर किए जवाब देता है, $10,000। इतनी रकम सुनते ही मैकेनिक तुरंत तैयार हो जाता है और काम में जुट जाता है। उधर नापस्टर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम को हैक करने में लगा होता है, जबकि लेफ्ट ईयर गेट को उड़ाने की तैयारी कर रहा होता है। कई घंटों की मेहनत के बाद दोनों अपना अपना काम पूरा कर लेते हैं। नेपस्टर मुस्कुराते हुए चार्ली को बताता है कि अब पूरे इलाके के ट्रैफिक सिग्नल उनके कंट्रोल में हैं और भागते समय ट्रैफिक कोई समस्या नहीं बनेगी। दूसरी तरफ मैकेनिक भी तीनों कार्स को तैयार कर देता है। पूरी टीम उन्हें चलाकर चेक करती है और यह देखकर खुश हो जाती है कि कार्स भारी वजन उठाने के बावजूद पहले की तरह तेज दौड़ रही हैं। इसी बीच स्टीव एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंचता है। वह वहां चोरी किए गए सोने के बदले पैसे लेने आया होता है। शॉप ओनर उसे पहचानता है क्योंकि स्टीव पहले भी कई बार वहां आ चुका होता है। बातचीत के दौरान दुकानदार कहता है, मैंने एक अफवाह सुनी है
कि वेनिस में बड़ी मात्रा में गोल्ड चोरी हुआ है। ये सुनते ही स्टीव का चेहरा बदल जाता है। वह गुस्से में दुकानदार के करीब जाता है और धमकी भरे लहजे में पूछता है, तुमने यह बात किसे बताई कि मैं यहाँ सोना लेकर आया था? दुकानदार घबरा कर कहता है, मेरी कसम, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन स्टीव किसी की बात सुनने वालों में से नहीं होता। वह वहीं उसे गोली मार देता है और कैश के साथ साथ सोना भी लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद एक आदमी उस दुकान पर पहुँचता है। वह मारे गए दुकानदार का कजन होता है। अपने कजन की लाश देखकर वह अंदर तक टूट जाता है और उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि अब वह इस हत्या की सच्चाई जानकर रहेगा। दूसरी तरफ चार्ली और लेफ्ट ईयर एक ऐसे आदमी से मिलने जाते हैं जो आराम से गोल्फ खेल रहा होता है। यही वह शख्स होता है जिसने पहले चार्ली को सोने के बारे में जानकारी दी थी। इस बार चार्ली उसके पास नाइट्रोमैन लेने आया होता है। चार्ली अपनी जरूरत बताता है और वह आदमी भरोसा दिलाता है कि इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन उसी मोटे आदमी के पास वही शख्स पहुंचता है जो ज्वेलरी शॉप वाले का कजन होता है। वह सीधे उससे पूछता है कि आखिर वह उस सोने के बारे में इतनी जानकारी क्यों इकट्ठा कर रहा था। पहले तो मोटा आदमी बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन दबाव बढ़ने पर डर जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। उधर चार्ली और उसकी पूरी टीम अब अपने मिशन के आखिरी चरण में पहुंच चुकी होती है। महीनों की प्लानिंग, निगरानी और तैयारी के बाद आखिरकार वह दिन आ जाता है जिसका उन्हें इंतजार था। लेकिन जैसे ही वो लोग चोरी को अंजाम देने पहुंचते हैं, पूरा खेल ही बदल जाता है। स्टीव के घर पर एक बड़ी पार्टी चल रही होती है और इतनी सिक्योरिटी के बीच चार्ली को मजबूर होकर पूरा मिशन कैंसिल करना पड़ता है। अब स्टेला के पास स्टीव से मिलने जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। स्टीव उसे अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन स्टेला साफ मना कर देती है। स्टीव मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? स्टेला जवाब देती है, मुझे इंसान के अंदर छिपे जानवर पर भरोसा नहीं। यह सुनते ही स्टीव का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि यही बात कभी जॉन कहा करता था। वह तुरंत स्टेला का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरे दोस्त, जॉन की भी तुम्हारी ही उम्र की एक बेटी होगी। ये सुनकर स्टेला का चेहरा उतर जाता है और उसी पल स्टीव सब समझ जाता है। वह पूछता है, तुम किसके लिए काम कर रही हो? स्टेला तुरंत मेज पर रखी बोतल गिरा देती है और तभी चार्ली और जॉन अंदर आ जाते हैं। स्टेला गुस्से में स्टीव से कहती है, पता है एक चोर से भी घटिया कौन होता है? एक डरपोक। स्टीव हंसते हुए कहता है, मरने से पहले जॉन मेरे सामने गिड़गिड़ाया था। यह सुनकर स्टेला का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उस पर टूट पड़ने वाली होती है, लेकिन चार्ली और जॉन उसे रोक लेते हैं। जॉन उसे वहां से बाहर ले जाता है, जबकि चार्ली स्टीव के सामने खड़ा होकर कहता है, मेरे अंदर तुम्हें मारने की चाह बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं खुद को रोक रहा हूँ। स्टीव ताना मारते हुए कहता है, क्या तुम सोना चुराने आए थे? बताओ कैसे चुराओगे? तुम उस सोने के करीब भी नहीं पहुंच सकते। चार्ली उसकी बकवास सुनता रहता है और फिर अचानक उसे एक जोरदार मुक्का मारकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद नापस्टर स्टीव की कॉल टैप करते हुए एक बड़ी जानकारी लेकर आता है। वह चार्ली को बताता है कि स्टीव मैक्सिको सिटी भागने वाला है और सुबह 5 बजे एक आर्मर्ड ट्रक उसके घर पहुंचने वाला है। चार्ली तुरंत समझ जाता है कि सोना उसी ट्रक में जाएगा। बाकी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब तो सोना हाथ से निकल जाएगा, लेकिन चार्ली मुस्कुराकर कहता है, ये बुरी नहीं, अच्छी खबर है। पहले हम सोने को ढूंढ रहे थे, अब वो हमारी आंखों के सामने होगा। रास्ते में ही ट्रक उठा लेंगे। तभी चार्ली के पास उस मोटे आदमी का कॉल आता है। वह गुस्से में पूछता है कि ज्वेलरी शॉप वाले को क्यों मरवाया गया। चार्ली हैरान रह जाता है। फिर उसे पता चलता है कि उस दुकानदार का कजन सोने के बारे में पूछताछ कर रहा है। जाते जाते वह बस एक बात कहता है, मैंने एक चीज सीखी है, कभी पॉलिटिशियन और यूक्रेनियन से पंगा मत लेना। चार्ली उससे एक आखिरी मदद मांगता है। उधर लेफ्ट ईयर अंडरग्राउंड टनल में एक्सप्लोसिव्स फिट कर रहा होता है, जबकि चार्ली उस मैकेनिक को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है जिसने उनकी कार्स मॉडिफाई की थी। अब फाइनल मिशन शुरू होने वाला था। सभी अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, लेकिन जब आर्मर्ड ट्रक्स स्टीव के घर पहुंचते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां एक नहीं बल्कि 3 ट्रक्स होते हैं। अब असली सवाल यह था कि सोना किस ट्रक में है। स्टीव ऊपर हेलीकॉप्टर से निगरानी कर रहा होता है। जैसे ही ट्रक्स निकलते हैं, चार्ली नैपस्टर को टायर्स एनालाइज करने के लिए कहता है। वह एक एक ट्रक के टायर की हाइट मेजर करता है और देखता है कि तीसरे ट्रक के टायर्स बाकी दोनों से थोड़े नीचे हैं। इसका मतलब साफ था, सोना उसी ट्रक में था। अब नैपस्टर ट्रैफिक सिग्नल्स हैक करके पूरे शहर के ट्रैफिक को अपनी उंगलियों पर नचाने लगता है। जैसे ही टारगेट ट्रक चार्ली के पास से गुजरता है, चार्ली, स्टेला और हैंडसम रॉब अपनी मिनी कूपर्स को मोड़कर अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। योजना बेहद खतरनाक थी। उन्हें ट्रेन के आगे से निकलकर टनल में घुसना था। जरा सी गलती उन्हें हमेशा के लिए फंसा सकती थी। चार्ली सबसे पहले अपनी कार कूदाता है, फिर स्टेला और हैंडसम रॉब भी पीछे पीछे अंदर पहुंच जाते हैं। उसी समय नापस्टर टनल के एंट्री पॉइंट पर ट्रेन रोक देता है। चार्ली और स्टेला उस जगह पहुंचते हैं जहां ट्रक को गिराया जाना था। ऊपर सड़क पर ट्रक बिल्कुल उसी दिशा में बढ़ रहा होता है। मैकेनिक काउंटडाउन शुरू करता है। जैसे ही ट्रक सही जगह पहुंचता है, लेफ्ट ईयर डेटोनेटर दबा देता है। एक जोरदार धमाका होता है और पूरा ट्रक टनल में जा गिरता है। ट्रक गिरते ही हैंडसम रॉब
उसके अंदर बेहोशी का स्मोक छोड़ देता है। ऊपर स्टीव घबरा जाता है कि उसका ट्रक आखिर गायब कहाँ हो गया। नीचे जब लोग ट्रक खोलते हैं तो एक नई मुसीबत सामने आ जाती है। स्टीव ने सेफ बदल दी थी। ये पहले वाली सेफ नहीं थी। अगर इसमें ड्रिल की जाती तो अंदर लगा ग्लास टूट जाता और सेफ हमेशा के लिए लॉक हो जाती। उसी बीच स्टीव अपने 2 बाइक राइडर्स को टनल के एग्जिट की तरफ भेज देता है। स्टेला सेफ को मैन्युअली खोलने की कोशिश करती है लेकिन बार बार नाकाम हो जाती है। कुछ पल के लिए उसका आत्मविश्वास टूट जाता है लेकिन चार्ली उसे हिम्मत देता है। स्टेला गहरी सांस लेती है, अपना पूरा ध्यान सेफ पर लगाती है और धीरे धीरे उसके लॉक्स डिकोड करने लगती है। आखिरकार वह हैंडल घुमाती है और सेफ खुल जाता है। यह देखते ही सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आती है। वे जल्दी जल्दी गोल्ड बार्स निकालकर अपनी कार्स में भरने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ टनल के एग्जिट से स्टीव के बाइक राइडर्स पूरी रफ्तार में उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। चार्ली, स्टेला और हैंडसम रॉब सोना लेकर वहां से निकलते हैं और टनल के अंदर ही एक दूसरी टनल में मुड़ जाते हैं। राइडर्स उनके पीछे लग जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। पीछा बेहद खतरनाक हो जाता है। हैंडसम रॉब अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए एक राइडर को गिरा देता है। थोड़ी देर बाद दूसरा राइडर भी काबू से बाहर होकर क्रैश कर जाता है लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठा स्टीव उन्हें देख चुका होता है और लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। अब तीनों मिनी कूपर्स शहर की सड़कों पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही होती हैं। नेपस्टर उन्हें रास्ता बताता रहता है और ट्रैफिक सिग्नल्स को कंट्रोल करता रहता है। स्टीव भी पीछे पड़ा रहता है। चार्ली एक बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में घुस जाता है। स्टीव हेलीकॉप्टर लेकर उसके पीछे पहुंच जाता है और उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। तभी चार्ली अपनी कार एक बने हुए ट्रैक पर चढ़ा देता है। स्टीव उसे रोकना चाहता है लेकिन हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टकराकर टूट जाता है। मजबूर होकर स्टीव हेलीकॉप्टर छोड़ता है, एक कार रोकता है और फिर से पीछा शुरू कर देता है। उधर स्टेला और हैंडसम रॉब अपनी कार्स रेलवे के अंदर छिपा देते हैं। कुछ ही देर में चार्ली भी वहां पहुंच जाता है और अपनी कार भी उसी जगह पार्क कर देता है। इसके बाद सभी वहां से निकल जाते हैं लेकिन स्टीव ने उन्हें देख लिया होता है। जैसे ही मैकेनिक दरवाजा बंद करने लगता है स्टीव वहां पहुंच जाता है। वह उसे पैसों का लालच देकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। मैकेनिक दरवाजा खोल देता है लेकिन अंदर जाते ही स्टीव रुक जाता है क्योंकि उसके सामने चार्ली खड़ा होता है। चार्ली मुस्कुराकर कहता है, सोना अब मेरे पास है और तुम उसे कभी नहीं ले पाओगे। गुस्से से बौखलाया स्टीव तुरंत गन निकालकर चार्ली पर तान देता है लेकिन उसी पल उसके पीछे कई बंदूकें उसकी तरफ उठ जाती हैं। स्टीव मुड़कर देखता है तो वहां वही आदमी खड़ा होता है जो उस ज्वेलरी शॉप वाले का कजिन था। स्टीव झूठ बोलने की कोशिश करता है, मेरे पहुंचने से पहले ही वो मर चुका था, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि स्टेला आगे बढ़कर उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार देती है। कजिन के लोग स्टीव को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। आखिरकार स्टीव अपने की सजा पाने वाला था। इसके बाद चार्ली, स्टेला, हैंडसम रॉब, लेफ्ट ईयर और नैपस्टर एक साथ बैठकर इस शानदार चोरी की सफलता का जश्न मनाते हैं। उन्होंने सिर्फ अपना सोना वापस नहीं लिया था बल्कि जॉन की मौत का बदला भी पूरा कर लिया था और इसी के साथ उनकी यह रोमांचक कहानी खत्म हो जाती है।